नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 17F। 17F बात करता है हमारे पास अपील की। सेक्शन 17F प्रोवाइड करता है प्रोसीजर अपील करने के लिए उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो 4 फीचर के हैं, पास किए गए हैं स्पेशल कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 17D। पहला आ गया राइट टू अपील। कोई भी पर्सन जो अग्रीव किया गया है किसी भी ऑर्डर के द्वारा स्पेशल कोर्ट की अंडर सेक्शन 17D, देयरफॉर अटैचमेंट, सीजर या फिर 4 फीचर प्रॉपर्टी का, वो फाइल कर सकता है अपील हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की, दैट इज़ विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जब से जो ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। ये देता है हायर जुडिशियल फोरम को रिव्यू करने के लिए। फिर आ गया कॉन्सिक्वेंसेस जब हाई कोर्ट मॉडिफाई करता है या कैंसिल करता है ऑर्डर को। अगर हाई कोर्ट मॉडिफाई करता है या अनल करता है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को, या फिर पर्सन एक्विट किया जाता है एक प्रोसिक्यूशन में इस एक्ट के अंदर, तब जो प्रॉपर्टी है वो रिटर्न की जाएगी पर्सन को। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास कॉम्पनसेशन। अगर रिटर्न जो है प्रॉपर्टी का वो पॉसिबल नहीं है, अगर प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं की जा सकती किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको पे किया जाएगा जो प्राइस है प्रॉपर्टी का। फिर आ गया एज इफ जो प्रॉपर्टी है वो सेल की गई है गवर्नमेंट को, अलॉन्ग विद जो रीजनेबल इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा, और कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर, जिस टाइम से सीज की गई है प्रॉपर्टी उस टाइम से आगे तक का, वहाँ से स्टार्ट होके सेल तक का जो है वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट। जो मेथड है डिटरमाइन करने का प्राइस वो वही होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स के द्वारा। अब इसमें एमसीक्यू बेस्ड चीज़ें याद रखने की क्या ज़रूरत है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। पहला है कि सेक्शन 17F किसकी बात करता है, ये बात करता है अपील की। कौन सी अपील की बात करता है या किस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो ऑर्डर है हमारे पास 4 फीचर का, और ये है हमारे पास जो अंडर सेक्शन 17D दिया गया था स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो कौन कर सकता है, पहला आ गया अग्रीव्ड पर्सन कर सकता है, अग्रीव्ड पर्सन अपील फाइल करेगा। दूसरा आ गया कहाँ अपील फाइल करेगा, जो हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का वहाँ पे। तीसरा है टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा हमारे पास 1 मंथ फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑर्डर, जब ऑर्डर जो है रिसीव हुआ था उससे 1 महीने के अंदर अंदर अपील फाइल होगी। फिर आ गया कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब हाई कोर्ट जो है मॉडिफाई कर देता है या फिर कैंसिल कर देता है ऑर्डर को, या फिर एक्विट कर देता है जो पर्सन है प्रोसिक्यूशन में। तो यहाँ पे अपील फाइल हुई है। अब अपील के जो है 2 हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं, या तो वो मॉडिफाई कर सकता है जो हमारे पास कोर्ट है, या फिर वो जो है कैंसिल कर सकता है ऑर्डर को। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मॉडिफाई करता है या फिर अनल करता है स्पेशल कोर्ट, या फिर एक्विट करता है जो पर्सन है उसको प्रोसिक्यूशन से, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो रिटर्न की जाएगी पर्सन को, प्रॉपर्टी जो है वो रिटर्न की जाएगी पर्सन को जिसकी है। थर्ड आ गया हमारे पास कॉम्पनसेशन अगर प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं हुई। सेकंड पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे कि प्रॉपर्टी रिटर्न की जाएगी इन केस जो ऑर्डर है वो कैंसिल हुआ है या फिर जो है वो मॉडिफाई हुआ है। तो यहाँ पे इन केस जहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं रिटर्न की जा सकती वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन मिलेगा। कॉम्पनसेशन में क्या क्या मिलेगा, पहला आ गया प्राइस मिलेगा जो प्रॉपर्टी का, प्लस उस पे जो है रीजनेबल इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो डेट है हमारे पास सीजर की, वहाँ से जिस टाइम से प्रॉपर्टी सीज हुई है उस टाइम से, प्लस ये माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो सेल की गई है गवर्नमेंट को, और ये जो प्राइस और इंटरेस्ट का हमारा जो तरीका है कैलकुलेट करने का वो वही होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है रूल्स के द्वारा। तो इसमें बेसिकली सेक्शन 17D का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट जो अपील फाइल की गई है उसके बारे में बताया गया है, तो आपको ये है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 17G। ऑर्डर जो है 4 फीचर का वो इंटरफेयर नहीं करेगा अदर पनिशमेंट्स के साथ।
सेक्शन 17G स्टेट करता है कि इवन इफ स्पेशल कोर्ट ऑर्डर करती है फोर फीचर प्रॉपर्टी का इस एक्ट के अंदर, ये स्टॉप नहीं करती है या रिड्यूस नहीं करती है किसी भी दूसरी पनिशमेंट को जो अक्यूज्ड फेस कर सकता है सेम एक्ट के अंदर। इन शॉर्ट, फोर फीचर एक एडिशनल एक्शन है। अदर पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, वो इम्पोज की जा सकती हैं सेपरेटली। तो यहाँ पे 17G है आपके पास सेक्शन। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे पास ऑर्डर है फोर फीचर का, वो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी दूसरी पनिशमेंट के साथ। तो यहाँ पे ये एक एडिशनल एक्शन है और इसके अलावा कोई और पनिशमेंट जैसे कि इम्प्रिजनमेंट और जो फाइन है वो भी जो है सेपरेटली इम्पोज किया जा सकता है। इसमें जो है सिर्फ ये 2 लाइन का सेक्शन है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 18 दैट इज पावर टू इंस्पेक्ट बैंकर्स बुक। सेक्शन 18 आ गया, पावर क्या है इंस्पेक्ट करने की बैंकर्स की जो बुक है उसको। सेक्शन 18 एम्पावर करता है एक पुलिस ऑफिसर को जो ऑथराइज्ड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफेंसेस को अंडर सेक्शन 17, कि वो इंस्पेक्ट करता है बैंकर्स के बुक्स को अगर वो सस्पेक्ट करता है कि कोई ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया है और बिलीव करता है कि ये जो इंस्पेक्शन है वो नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसमें ऑफिसर जो है इंस्पेक्ट कर सकता है बैंक अकाउंट्स को ऑफ जो पर्सन सस्पेक्टेड है ऑफेंस का, जो पर्सन सस्पेक्टेड है कि उसने मनी होल्ड की है ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, कि पैसे जो हैं वो किसी और के अकाउंट में सबमिट किए गए हैं और वो जो मनी होल्ड कर रहा है वो अक्यूज्ड की मनी है। तो दोनों के जो है बैंक अकाउंट्स इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं। वो ले सकते हैं एक सर्टिफाइड कॉपीज रेलिवेंट बैंक एंट्रीज की और जो बैंक है वो कॉर्पोरेट करेगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये पावर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती है एक ऑफिसर के द्वारा जो हमारे पास बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज एसपी से नीचे अगर रैंक का पुलिस ऑफिसर है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है ये पावर अनलेस स्पेशली ऑथराइज किया गया है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा या उसके अबव किसी ऑफिसर ने। फिर आ गया एक्सप्लेनेशन, जो टर्म्स हैं बैंक और बैंकर्स बुक्स वो कैरी करेंगे मीनिंग्स जो दिए गए हैं बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 में। तो हमारे पास जो 2 टर्म्स हैं दैट इज बैंक और बैंकर्स बुक, उसका वही मतलब होगा जो दिया गया है हमारे पास इस एक्ट में दैट इज बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। तो इसका जस्ट क्या होगा हमारे पास सेक्शन 18 का। सेक्शन 18 पहली बात किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पावर to inspect bankers books, inspect bankers books। इसमें कौन कर सकता है, इसमें आ गया हमारे पास कि पहली बात तो पुलिस ऑफिसर जो ऑथराइज किया गया है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑफेंस को अंडर सेक्शन 17, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरी बात है कब कर सकता है, तो कौन कौन सी सिचुएशन में कर सकता है, तो वो 2 सिचुएशन में कर सकता है। पहली बात है किस की जो है वो कब कर सकता है, जो वो बिलीव करता है कि ऐसा जो है कमीशन हुआ है ऑफेंस का, तो कमीशन हुआ है ऑफेंस का प्लस ये जो इंस्पेक्शन है ये नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तीसरा आ गया किन किन पर्सन्स की कर सकता है, तो होम किसकी वो कर सकता है। पहला आ गया वो पर्सन जो सस्पेक्टेड है, तो कोई भी पर्सन जो सस्पेक्टेड है कि ये अक्यूज्ड है या इसने ऑफेंस किया है। दूसरा पर्सन जो सस्पेक्टेड है कि इसने जो है मनी होल्ड की है उस पर्सन के बिहाफ पे। तो इन 2 केसेस में जो है वो कर सकता है इंस्पेक्ट जो है बैंक अकाउंट्स को। इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एक है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो बिलो द रैंक ऑफ एसपी होगा वो नहीं कर सकता है कोई भी जो बैंकर्स बुक की इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में हमें एक चीज़ दी गई है कि जो मीनिंग है जो वर्ड्स का वो हमें कहाँ से निकालना है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 से। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, इसमें हमारे पास चैप्टर 4A दैट इज अटैचमेंट एंड फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 18A प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 टू अप्लाई टू अटैचमेंट अंडर दिस एक्ट,
कि जो प्रोविजंस हैं हमारे पास क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के, वो अप्लाई होंगे अटैचमेंट, कोई भी अटैचमेंट जो हुई है इस एक्ट के अंदर। पहला आ गया एप्लीकेशन ऑफ 1944 ऑर्डिनेंस। एक्सेप्ट जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 प्रोवाइड करता है, अदरवाइज जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 है वो अप्लाई होगा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूशन जो होगा अटैचमेंट ऑर्डर्स का, फिर आ गया कॉन्फिस्केशन ऑफ मनी का या फिर प्रॉपर्टी का जो ऑब्टेन की गई है थ्रू ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। फिर आ गया मॉडिफिकेशन फॉर दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए क्या मॉडिफाई हुआ है? इस एक्ट के लिए जहाँ पे भी 1944 ऑर्डिनेंस मेंशन किया गया है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रीड किया जाएगा कि वो जो है स्पेशल जज है हमारे पास। तो इसमें जिस्ट क्या होगा हमारे पास सेक्शन 18A का। बेसिकली इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये है हमारे पास कि जहाँ जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2002 ने स्पेसिफिकली या एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया है कुछ भी, वहाँ पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 अप्लाई होगा। किन केसेस में अप्लाई होगा? जो भी अटैचमेंट से रिलेटेड केसेस हैं या मैटर्स है, यहाँ पे जो है ये वाला ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा। उसके बाद दूसरी चीज़, जहाँ पे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 में जो डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन किया गया है उसको डीम्ड माना जाएगा या रीड किया जाएगा कि ये हमारे पास जो है स्पेशल जज की कैटेगरी में है, मतलब उनके पास सेम पावर्स होंगी, सब कुछ सेम होगा। लॉज जो हैं सब्सटेंशियल वो यहाँ से आएंगे और जो प्रोसीजरल में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है वहाँ पे इसको रीड किया जाएगा स्पेशल जज। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं और उनके जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो इतना ही है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 5 दैट इज सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस, कि क्या सैंक्शन है प्रोसिक्यूशन के लिए और क्या अदर जो उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसमें आ गया पहला सेक्शन हमारे पास दैट इज सेक्शन 19, प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी है प्रोसिक्यूशन के लिए। सेक्शन 19 ले डाउन करता है कब और कहाँ प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड है एक कोर्ट के सामने, बिफोर मतलब उससे पहले कि जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले सके ऑफेंस का, अंडर सेक्शन 7, 11, 13 और 15 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, जो इन्वॉल्व करता है एक पब्लिक सर्वेंट को। तो बेसिकली सेक्शन 9 बताता है कहाँ पे और कैसे जो है प्रायर सैंक्शन लेना है अगर कोई भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं किसी पब्लिक सर्वेंट पे। तो पहला है हमारे पास व्हेन इज प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड, कब जो है प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड होगा। एक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है ऑफेंस का अंडर सेक्शन 7, 11, 13 और 15 बिना प्रायर सैंक्शन के, एक्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है लोकपाल और एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। तो इसमें क्या बोला गया है कि जहाँ पे भी ऑफेंसेस होते हैं हमारे पास इन कैटेगरीज में, दैट इज सेक्शन 7, 11, 13 और 15 में, वहाँ पे जो प्रायर सैंक्शन है वो मैंडेटरी है लेना, उसके बाद ही जो है कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। एक एक्सेप्शन है, जब तक ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि कोई प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, लोकपाल एंड लोकयुक्ताज एक्ट जो है 2013, अगर उसमें कहीं भी मेंशन किया गया है कि नो प्रायर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड तो वहाँ पे प्रायर सैंक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर आ गया सेकेंड हमारे पास हु गिव्स द सैंक्शन, कौन जो है वो सैंक्शन देता है। पहला आ गया पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तो जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड है यूनियन के अफेयर्स में, वहाँ पे सैंक्शन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अगर पर्सन जो है वो रिमूवेबल नहीं था बिना उसकी अप्रूवल के। फिर आ गया पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड है स्टेट के अफेयर्स में, वहाँ पे सैंक्शन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अगर पर्सन रिमूवेबल नहीं है बिना इसकी अप्रूवल के। फिर आ गया कोई और पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे सैंक्शन दिया जाता है अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है रिमूव करने के लिए उसको ऑफिस से। तो कोई भी अथॉरिटी
जो कॉम्पिटेंट है उसको रिमूव करने के लिए वो दिया जाता है, वहाँ पे सैंक्शन दिया जाता है उस पब्लिक सर्वेंट का जो ना ही स्टेट अफेयर्स में आता है और ना ही यूनियन अफेयर्स में आता है। थर्ड आ गया हमारे पास कंडीशंस फॉर रिक्वेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स। क्या कंडीशंस की ज़रूरत है या क्या कंडीशंस होंगी रिक्वेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स, जब प्राइवेट पर्सन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है। एक पर्सन अदर देन पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो रिक्वेस्ट कर सकता है सैंक्शन ओनली इफ उसने फाइल की है एक कंप्लेंट एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में एंड जो कोर्ट है उसने डिसमिस नहीं की है कंप्लेंट अंडर सेक्शन 203 ऑफ सीआरपीसी और उसने डायरेक्ट किया है उसको कि वो ऑब्टेन करेगा सैंक्शन। तो यहाँ पे जो है कौन ले सकता है, अगर वो पुलिस ऑफिसर भी नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी नहीं है कि वो सैंक्शन करे रिक्वेस्ट, तो पहला है कि उसने कंप्लेंट दी है और जो कोर्ट है उसने कंप्लेंट डिसमिस नहीं की है, तो वो डायरेक्ट कर सकता है सैंक्शन लेने के लिए। फिर आ गया राइट ऑफ हियरिंग। बिफोर ग्रांटिंग सैंक्शन ग्रांट करने से पहले रिक्वेस्ट पे जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी हर्ड, कि उसको एक बार सुना जाएगा कि उसका जो अपना जो पक्ष है वो क्या है। फोर्थ आ गया टाइम लिमिट क्या है ग्रांट करने के लिए सैंक्शन। जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी विद इन 3 मंथ्स रिसीव करने के लिए प्रपोजल, प्लस 1 महीने का एक्सटेंशन अलाउ होगा लीगल कंसल्टेशन के लिए। रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे इसमें राइटिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इशू करेगी गाइडलाइंस इस पर्पस के लिए। फिर आ गया मीनिंग क्या है पब्लिक सर्वेंट का इस सेक्शन के लिए। ये इंक्लूड करता है पर्सन्स को जो हु हैव सीज टू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग विच द ऑफेंस अकर्ड। पब्लिक सर्वेंट वो लोग भी माने जाएंगे जो इस टाइम पे जब भी ऑफेंस अकर हुआ है तो उन्होंने जो है ऑफिस नहीं होल्ड किया है, वो सीज हो चुके हैं, मतलब पहले उन्होंने ऑफिस होल्ड किया था उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद जो है ऑफेंस अकर हो गया। हैव लेफ्ट दैट ऑफिस बट होल्ड अनदर ऑफिस नाउ, कि ये ऑफिस से वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी चला गया है, तब भी जो है वो पब्लिक सर्वेंट के मीनिंग में आएगा। फिर आ गया डाउट अबाउट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर अनश्योर हैं कि वेदर सेंटर है, स्टेट है या अनदर अथॉरिटी है जो सैंक्शन देगी, तो जो सैंक्शन दिया जाना चाहिए अथॉरिटी के द्वारा जो रिमूव कर सकती थी पब्लिक सर्वेंट को उस टाइम पे जब ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ था। तो कोई भी जो अथॉरिटी जो रिमूव कर सकती है पब्लिक सर्वेंट को, बेसिकली वो जो है यहाँ पे जो सैंक्शन है वो जो है देगी। फिर आ गया इसमें हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ एरर इन सैंक्शन सब सेक्शन 3। तो बेसिकली ये सेक्शन जो है काफ़ी बड़ा है, तो हम वापस से स्लाइड बाय स्लाइड जाके इसमें से 4-4 या 3-3 जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो हम अलग से स्क्रीन पे लिखेंगे। 7th पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एरर्स इन सैंक्शन। ये आता है सब सेक्शन 3 में। अगर कोई एरर हो जाता है सैंक्शन देने में तो इसमें आ गया अगर कोई एब्सेंस है सैंक्शन की या कोई एरर है, ओमिशन है या इरेगुलरिटी है, कोर्ट जो है वो रिवर्स नहीं कर सकता है स्पेशल जज के डिसीजन को या स्टे नहीं कर सकता है प्रोसीडिंग्स को जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस अकर नहीं होता है। कोर्ट जो है वो स्टे नहीं करेगा प्रोसीडिंग्स को माइनर एरर्स के लिए सैंक्शन में, ना ही किसी और ग्राउंड पे, और यूज़ करके रिविजनल पावर्स अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई अगर एरर हो भी जाता है सैंक्शन देने में या सैंक्शन जो दिया गया है वो गलत अथॉरिटी ने दे दिया, कोई इरेगुलरिटी है, कोई ओमिशन हो गया है, तो जो डिसीजन है उस केस में स्पेशल जज का उस पर कोई भी जो है अफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ फेलियर ऑफ जस्टिस जहाँ पे होगा वहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है वापस जाके सैंक्शन या जो भी प्रोसीडिंग में इरेगुलरिटी आई है उसको करेक्ट किया जाएगा। फिर आ गया कौन डिसाइड करेगा कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ये है सब सेक्शन 4 में। कोर्ट कंसिडर करेगा वेदर ऑब्जेक्शन जो रेज किया गया है अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे। तो यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस में कोर्ट देखेगा कि जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है वो कौन सी स्टेज पे किया गया है, और वो अगर अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे किया गया है तो वो यहाँ पे डेफिनेटली उसको जो है फेलियर ऑफ जस्टिस का जो है टाइटल देंगे। 9th आ गया एक्सप्लेनेशन हमारे पास। इसमें आ गया एरर जो है वो इंक्लूड करता है क्वेश्चंस अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी,
एरर जो है वो क्वेश्चन इंक्लूड करेगा कि जो कॉम्पिटेंसी है जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी की कि गलत अथॉरिटी ने सैंक्शन कर दिया है, तो वो एरर में इंक्लूडेड होगा। सैंक्शन जो है वो इंक्लूड करता है कोई भी रिक्वायरमेंट जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेगा बाय या अप्रूव्ड बाय जो है स्पेसिफाइड जो पर्सन है या फिर अथॉरिटी है। तो सैंक्शन जो है इसमें इंक्लूड करेगा कि प्रोसिक्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है कि वो अप्रूव किया जाए एक स्पेसिफाइड पर्सन से या अथॉरिटी से, तो यहाँ पे भी वो जो है सैंक्शन की डेफिनेशन में आएगा। तो हम स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे कि इस सेक्शन में जो है क्या इम्पॉर्टेंट है। तो पहले सेक्शन में क्या इम्पॉर्टेंट है पहली स्लाइड में क्या इम्पॉर्टेंट है। पहला है कि टाइटल हमारे पास, पहला है चैप्टर। बेसिकली बहुत बार आपको चैप्टर जो है वो भी पूछा जाता है, तो 5th चैप्टर है। चैप्टर की डेफिनेशन है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन प्लस जो मिसलेनियस प्रोविजंस हैं। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन है 19 हमारे पास। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है हमारे पास प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन, नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। ये हमारे पास टाइटल है, ये सेक्शन है, ये चैप्टर नंबर है, ये चैप्टर की हेडिंग है। 4 चीज़ें। उसके बाद जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है, पहली बात सेक्शंस कौन कौन से हैं। सेक्शन है 7, 11, 13 और 15। इनमें अगर कोई ऑफेंस होता है तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है विदाउट प्रायर सैंक्शन। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो है कि जब तक प्रोवाइड नहीं किया गया है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। अगर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस ऑफेंस के लिए प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए, तो वो एक्सेप्शन मानी जाएगी। दूसरी चीज़ जो है इस स्लाइड की, वो हम आगे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई इसमें हमारे पास कि पब्लिक सर्वेंट कहाँ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो क्या होगी। तो जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट हमारे पास यूनियन के अफेयर्स में है या एम्प्लॉयड है, फिर आ गया स्टेट अफेयर्स में एम्प्लॉयड है, तीसरा आ गया कोई एनी अदर पब्लिक सर्वेंट है, मतलब दोनों में ही नहीं है। यूनियन में आएगा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में आएगा हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट, अदर में आएगा हमारे पास जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है रिमूव करने के लिए उसको ऑफिस से। तो जो भी कॉम्पिटेंट रिमूवल अथॉरिटी है वो आएगी हमारे पास किसी दूसरे पब्लिक सर्वेंट के केस में। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास प्राइवेट पर्सन का पॉइंट कि कब जो प्राइवेट पर्सन है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि या डायरेक्ट कर सकता है कि सैंक्शन लिया जाए। इसमें आ गया हमारे पास 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि उसने कंप्लेंट फाइल की है, दूसरा आ गया कि वो जो कंप्लेंट है वो अभी डिसमिस नहीं की है कोर्ट ने, तो वो अभी जो है इन फोर्स है, तो यहाँ पे वो कर सकता है। 4th पॉइंट आ गया इसमें राइट ऑफ हियरिंग वाला। MCQ बेसिकली MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा राइट ऑफ हियरिंग वाला, लेकिन आप जनरली याद रख सकते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसको जो है हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर आ गया टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। टाइम लिमिट है इसमें हमारे पास 3 महीने की, प्लस एक्सटेंशन है इसमें हमारे पास 1 मंथ का। और ये जो रूल्स है या जो गाइडेंस है वो हमें बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। तो 3 कीवर्ड्स हैं, 3 महीने का टाइम पीरियड, एक्सटेंडेबल है 1 महीने से, और ये जो अथॉरिटी है ये है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग। तो इसमें जो पब्लिक सर्वेंट सीज कर चुका है ऑफिस होल्ड करने से, या फिर जिसका ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर लेफ्ट कर चुका है ऑफिस और होल्ड करता है अनदर ऑफिस, तो अगर दूसरे डिपार्टमेंट में है या फिर कहीं और जगह पे पोस्टिंग है उसकी, तब भी वो जो है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के अंदर जो है वो माना जाएगा। फिर आ गया इसमें हमारे पास कि अगर डाउट है, कि कोई भी डाउट है कि कौन सी अथॉरिटी जो है यहाँ पे हमारे पास वो अथॉरिटी है जो सैंक्शन दे सकती है, तो यहाँ पे इन दोनों में डाउट है या किसी और अथॉरिटी में जो है डाउट है, तो यहाँ पे उस अथॉरिटी से सैंक्शन लिया जाएगा जो उस पर्सन को रिमूव करने की जो है पावर रखती है।
तो बेसिकली रिमूवल की जो पावर है वो डिसाइड करेगी कि कहाँ से जो है सैंक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इफेक्ट ऑफ एरर। तो 7 पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट क्या होगा एरर का। बेसिकली किसी भी एरर का कोई इफेक्ट नहीं होगा डिसीजन पे, एक्सेप्ट अनलेस जो है यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है। फेलियर ऑफ जस्टिस जो है नहीं होता है। कैसे डिसाइड होता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं? इसके लिए जो ऑब्जेक्शन लेना है, ऑब्जेक्शन जो लेना है वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेना है। तो अगर अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लिया गया है कि यहाँ पे जो है फेलियर हुआ है, तो वहाँ पे कोर्ट डेफिनेटली कंसिडर करेगी इस वाले पॉइंट को। एक्सप्लेनेशन में बेसिकली 2 चीज़ें बताई गई हैं, एरर और सैंक्शन को क्या क्या इंक्लूड करता है। ये एमसीक्यू के पर्पज़ से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 20। सेक्शन 20 बताता है कि बात करता है प्रिजम्पशन वेयर पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स एनी अनड्यू एडवांटेज। यहाँ पे आता है प्रिजम्पशन कि क्या प्रिजम्पशन होगा जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट ने एक्सेप्ट की है कोई अनड्यू एडवांटेज। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 20 क्रिएट करता है एक लीगल प्रिजम्पशन गिल्ट की। अगर ये प्रूव होता है कि पब्लिक सर्वेंट ने एक्सेप्ट किया है, ऑब्टेन किया है या अटेम्प्ट किया है ऑब्टेन करने का कोई अनड्यू एडवांटेज। प्रिजम्पशन अप्लाई होता है ट्रायल फॉर ऑफेंसेस अंडर कौन कौन से सेक्शन इंक्लूडेड हैं? 2 सेक्शन इंक्लूडेड हैं। सेक्शन 7 जहाँ पे अनड्यू एडवांटेज परफॉर्म करने के लिए पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली। दूसरा आ गया सेक्शन 11 जहाँ पे अनड्यू एडवांटेज बिना किसी कंसिडरेशन की या बिना इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के। फिर आ गया कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि अगर एक्सेप्टेंस या अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट है वो प्रूव हो गई है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा सेक्शन 7 में कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो एक्सेप्ट करता है या अटेम्प्ट किया है उसने एक्सेप्ट करने का अनड्यू एडवांटेज एक मोटिव या रिवॉर्ड के लिए या फिर परफॉर्म करने के लिए अपनी पब्लिक ड्यूटी को इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली, ईदर खुद या फिर जो है दूसरे पब्लिक सर्वेंट के लिए। सेक्शन 11 में प्रिजम्पशन जाएगा कि पब्लिक सर्वेंट ने एक्सेप्ट किया है अनड्यू एडवांटेज बिना कंसिडरेशन के और बिना कंसिडरेशन के जो उसको पता था कि इनएडिक्वेट है। तो बेसिकली क्या है इसमें जो चीज़ें याद रखनी है सेक्शन 20 में? सेक्शन 20 में बेसिकली याद रखना है कि ये प्रिजम्पशन की बात करता है। टाइटल याद रखना है कि जब पब्लिक सर्वेंट जो है वो अनड्यू एडवांटेज जो है एक्सेप्ट करता है। पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कौन कौन से सेक्शन पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 7 पे एप्लीकेबल है और सेक्शन 11 पे एप्लीकेबल है। और प्रिजम्पशन क्या है इसमें? प्रिजम्पशन है इसमें कि वो जो है गिल्टी माना जाएगा कि उसने ये जो चीज़ें हैं ये जानबूझ के की हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको अनड्यू एडवांटेज प्रूव करनी है और यहाँ पे कोर्ट का प्रिजम्पशन होगा कि वो जो है उसने गिल्टी है वो इन सेक्शंस के अंडर। बाकी जो है इसके बाद गिल्टी जहाँ पे प्रिजम्पशन आ जाता है बेसिकली उसका लीगल पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे कोर्ट एक चीज़ प्रिज्यूम कर लेता है, यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज प्रूव होने के बाद गिल्ट जो है वो प्रिज्यूम किया गया है, तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड पे शिफ्ट हो जाएगा ये प्रूव करने का कि उसने जो है ये इनोसेंस में लिया है या फिर वो इस केस में जो है इनोसेंट है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 21 अक्यूज्ड पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस जो है वो कब माना जाएगा। एक अक्यूज्ड जो चार्ज किया गया है इस एक्ट के अंदर वो अपीयर कर सकता है विटनेस डिफेंस के लिए और एविडेंस दे सकता है ओथ पे डिसप्रूव करने के लिए चार्जेस को। सो जो अक्यूज्ड है वो टेस्टिफाई कर सकता है ओनली इफ़ ही वांट्स टू, जब उसका मन है, अगर उसकी मर्जी है तो वो टेस्टिफाई करेगा। प्रोवाइजो आ गया इसमें हमारे पास पहला, वो टेस्टिफाई कर सकता है अपनी खुद की रिक्वेस्ट पे। प्रोसिक्यूशन या कोर्ट उसको फोर्स नहीं कर सकता है अक्यूज्ड को कि वो अपीयर करेगा एज अ विटनेस। फिर आ गया अगर वो चूज़ करता है नॉट टू टेस्टिफाई, टेस्टिफाई ना करने के लिए वो चूज़ करता है कि मैं टेस्टिफाई नहीं करूँगा, तो उसकी साइलेंस को कमेंट अपॉन नहीं किया जा सकता प्रोसिक्यूशन के द्वारा कि ये इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये गिल्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता है प्रोसिक्यूशन। कोई भी नेगेटिव प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं किया जाएगा को अक्यूज्ड के अगेंस्ट। ये वाला पॉइंट जो है ये जूरी के लिए है या जज के लिए है कि कोई भी नेगेटिव जो है
प्रिजम्पशन नहीं होगा कि उसने किया है या फिर नहीं किया, उसके अगेंस्ट या उसके को अक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो ये जो है प्रोटेक्ट करता है राइट जो है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर आ गया प्रोटेक्शन फ्रॉम क्वेश्चंस और अदर ऑफेंसेस या फिर बैड कैरेक्टर, कि यहाँ पे उसको नहीं पूछा जा सकता है कोई और ऑफेंस जो उसने कमिट किया है या जिसके लिए वो कन्विक्टेड है, या एनीथिंग शो करने के लिए कि उसका जो है बैड कैरेक्टर है, अनलेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, जब तक कि ये जो कोई भी जो बिलो दी गई एक्सेप्शंस हैं ये जो है रोल में नहीं आती हैं। पहली एक्सेप्शन है कि एविडेंस जो है लीगली एडमिसिबल है प्रूव करने के लिए कि उसका गिल्ट प्रेजेंट केस में, कि पहले का कोई केस है तो वो एडमिट या वो प्रूव करेगा कि वो गिल्टी है इस केस में भी। एक्सेप्शन सेकंड है वो खुद ही क्वेश्चन करता है गुड कैरेक्टर शो करने के लिए, अपना गुड कैरेक्टर एविडेंस देता है अपने गुड कैरेक्टर का, तो डिफेंस स्ट्रैटेजी में अटैक किया जा सकता है उसके कैरेक्टर को प्रोसिक्यूटर के द्वारा या प्रोसिक्यूशन विटनेस के द्वारा। अगर वो कैरेक्टर को खुद ही केस में लाता है तो प्रोसिक्यूशन भी ला सकता है। एक्सेप्शन 3 है वो एविडेंस देता है को अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो यहाँ पे उसको क्वेश्चन दिया जा सकता है अपने खुद के पास्ट ऑफेंसेस के लिए। तो बेसिकली सेक्शन 21 में क्या है हमारे पास, सेक्शन 21 में अगर किसी ने सीआरपीसी पढ़ा है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये सेक्शन कितना रिलेटेड है। तो सेक्शन 21 बताता है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कब जो है कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा। पहली जो चीज याद रखने वाली है कि वो जो है डिफेंस विटनेस होगा, वो जो है ओथ लेगा अपने जो चार्जेस हैं उनको डिस्प्रूव करने के लिए। फिर आ गया इसमें हमारे पास किन कंडीशंस में जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस या वो डिफेंस विटनेस बनेगा। पहली बात वो खुद ही रिक्वेस्ट करेगा कि उसको जो है टेस्टिफाई करना है। दूसरी बात अगर वो नेगेटिवली चूज करता है कि वो टेस्टिफाई नहीं करेगा तो दो चीज़ें आ गई इसमें हमारे पास, उस पर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा। फॉर इंस्टेंस कि ये नहीं जो है विटनेस बनना चाहता क्योंकि इसकी गलती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला जा सकता है। दूसरा है कोई भी प्रिजम्पशन नहीं होगा उसके अगेंस्ट या फिर उसके को अक्यूज्ड के अगेंस्ट कि इन्होंने ऐसा किया है इसलिए नहीं किया जाता। ये जो है हमारे पास जो स्पेशल जज होगा या जूरी होगी उसके लिए है, तो एक प्रोसिक्यूशन का पॉइंट है, एक हमारे पास स्पेशल जज के लिए पॉइंट है। फिर आ गया इसमें हमारे पास जो बैड कैरेक्टर का या जनरली जो कैरेक्टर है उसका क्वेश्चन जो है वो रेज नहीं किया जा सकता। इसमें दो चीज़ें आ गई हमारे पास, उसका कोई भी जो पास्ट ऑफेंस जिसके लिए उसको कमिट किया गया है या कन्विक्ट किया गया है। दूसरा जो जनरल हमारे पास उसका बैड कैरेक्टर कि ये ऐसा ही है, ये गली में घूमता है, ये इसलिए इसने ये ऑफेंस कर दिया या इसका जो है बैड बिहेवियर रहा है पास्ट में। तो ये दो चीज़ें कभी भी प्ले में नहीं आएंगी एक्सेप्ट 3 जो इसके हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। पहला है हमारे पास कि वो कोई पास्ट बिहेवियर जो है उसका प्रूव करता है, उसका जो गिल्ट है प्रेजेंट केस में तो लाया जा सकता है। दूसरा आ गया वो खुद ही अपना गुड कैरेक्टर प्रूव कर रहा है, तो जो डिफेंस में जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव कर सकता है उसका बैड कैरेक्टर, तो यहाँ पे डिफेंस में जा सकता है प्रोसिक्यूशन, वो अटैक में नहीं जाएगा। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास अगर वो कोई भी एविडेंस देता है अपने को अक्यूज्ड के अगेंस्ट कि इसने ऐसा ऐसा किया, तो यहाँ पे उसके जो खुद के पास्ट ऑफेंसेस हैं उनको जो है लाया जा सकता है। को अक्यूज्ड या फिर उसका जो एडवोकेट होगा या प्लीडर होगा को अक्यूज्ड का, वो ला सकता है उसके जो पास्ट एक्शंस हैं उसी के अगेंस्ट। तो बेसिकली इन 3 सिचुएशंस में ऐसा होता है कि बैड कैरेक्टर के ऊपर जो है क्वेश्चन लाया जा सकता है। अदरवाइज जो है ये जनरल लॉ जो है हमारे पास या जनरल प्रिंसिपल है उसमें हमारे पास बैड कैरेक्टर को जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता।